हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम। स्टार्ट करते हैं सुपर क्वेश्चन सीरीज। तो अगर मैं फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो तुम्हारे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं, जहाँ पे मैं सुबह एक 10:30 पे क्लास लेती हूँ, जहाँ पे आपको प्रीवियस से क्वेश्चंस कराए जाते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कवर कराए जाते हैं। ये जो क्लास होती है आपकी मंडे टू फ्राइडे कंडक्ट कराई जाती है। उसके बाद शाम को 4 बजे क्लास होती है, जो बिल्कुल आपकी रेगुलर क्लास होती है, जहाँ पे मैं आपको प्रॉपर्ली जो टॉपिक है यहाँ पे कवर कराती हूँ, और उसके बाद आपका जो पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कवर कराए जाते हैं। उसके बाद अगर आपको ये वाली क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप ये वाली क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं और भी फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो जो अनअकैडमी है बेटा आपका, वहाँ पे भी आपकी फ्री वाली क्लासेस होती हैं, जहाँ पे आपको स्पेशल क्लासेस उन्हें बोला जाता है। तो अगर आप किसी बच्चे ने अगर वो ज्वाइन नहीं करी है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है, और अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कोड पूछा जाएगा। अब स्पेशल क्लासेस के लिए कोड पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं। KUM 10 कोड अप्लाई करते ही आपको यहाँ पे फ्री जो क्लासेस है वो देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपको फ्री स्पेशल क्लासेस देखनी है तो उसके लिए आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर लेना, आपको फ्री क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आपको फर्दर नोटिफिकेशन चाहिए क्लासेस के लिए तो आप कुमकुम गौतम सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए आप कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। तो अगर मैं प्लस क्लासेस की बात करती हूँ तो बेटा ये तुम्हारी जो होती है बिल्कुल पेड वाली क्लासेस होती है, जहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है। इन प्लस क्लासेस का फायदा क्या होता है कि आपको यहाँ पे रेगुलरली पढ़ाया जाता है, आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाया जाएगा। आपका जो पूरा कोर्स है बेटा वो कंप्लीट कराया जाता है। नोट्स भी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। उसके साथ साथ आपके मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कराई जाती है। क्विज यहाँ पे कराए जाते हैं, आपके डाउट सेशंस होते हैं, तो आपका ये काफी फायदे हो जाते हैं अगर मैं प्लस क्लासेस की बात करती हूँ। प्लस क्लासेस को ज्वाइन करने का फायदा क्या है कि आपको यहाँ पे जितने भी 15 प्लस जो लाइव क्लासेस होती हैं आपकी वो प्रोवाइड की जाती है, प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो जिन बच्चों ने भी ये प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। 3 दिसंबर से मेरा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे मैं आपको यूनिट फर्स्ट से लेके 11 तक कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो जिन बच्चों ने भी अगर ये क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस जो क्लासेस होंगे दिसंबर से वो यूनिट फर्स्ट के लिए हैं। तो अगर किसी बच्चे को आगे वाले CSI के लिए प्रिपेयर करना है तो बेटा अभी से अगर एनरोलमेंट करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। अगर तुम थर्ड मंथ पे जाके सोचते हो या फिर लास्ट मंथ पे जाके सोचते हो तो उससे कोई भी फायदा नहीं होता है। तो जिन बच्चों को आगे वाले CSI के सीरियसली प्रिपेयर करना है तो अभी से स्टार्टिंग कर लो पढ़ाई की, वरना बाद में तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लस के लिए आपको लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। फिर आपको प्लान चूज करना होता है कि आपको 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है। तो जो भी बच्चे आगे वाले CSI के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो 6 से 12 24 मंथ्स का ले सकते हैं। तो ये 6 मंथ्स का है, ये 12 मंथ्स वाला है, 24 मंथ्स वाला है। आपका अमाउंट इतना जाता है तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको 6 महीने में प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए, 12 मंथ्स चाहिए, 24 मंथ्स चाहिए। आप एक रेफरल कोड भी यूज कर सकते हैं। वो जो रेफरल कोड होगा आपको कुमकुम 10 अप्लाई कर देना है। तो KUM 10 अप्लाई करते ही आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। अबाउट 11,550 आपको पे करना था। 10% ऑफ के बाद में आपको 10,395 रुपीज पे करना होता है। तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको फ्री जो क्लासेस है, स्पेशल क्लासेस है, वो भी देखने को मिल जाती हैं, फ्री वाली क्लासेस। तो आपको ये वाला कोड अप्लाई कर देना है तो बिल्कुल फ्री क्लासेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आपको अगर प्लस के लिए ज्वाइन करना है तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का ऑफ वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। फिर आपको पेमेंट करना होता है, तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, EMI हो गया, UPI हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। तो आप जैसे चाहे वैसे यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन भी है, मतलब आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। आपको ये जो अमाउंट है बेटा वो इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। अबाउट 866 रुपीज पर मंथ जो है आपको पे करना होता है। तो 10,395 रुपीज जो है आपको पे करना होगा। तो अगर आप EMI के थ्रू पे करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी पे कर सकते हैं। तो अनअकैडमी ऐप पे अगर आपको स्पेशल क्लासेस लेनी है जो आपकी बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस होती हैं, तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप उसके लिए भी कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यू विल गेट 10% ऑफ, और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं समझाती हूँ, ट्राई करो।
और आई थिंक एंडोथर्मी सबको पता भी होगा कि एंडोथर्मी होता क्या है, क्योंकि बहुत बेसिक टर्म है और तुम्हारे ह्यूमन से रिलेटेड भी टर्म है। एमनियोटिक एग्स बेसिकली वो वाले एग होते हैं जिसमें एमनियल लेयर तुम्हें देखने को मिलती है। यहाँ पे तो जहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजन का जो एक्सचेंज है वो देखने को मिलता है। एग की सराउंडिंग एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको प्रोटेक्ट करती है, बेसिकली उसको अधेजन से बचाती है। अधेजन बेसिकली जो भी उसके ऊपर प्रेशर पड़ने वाला है उससे बचाती है। तो एमनियोटिक एग वो वाले एग होते हैं जो सब चीजों से प्रोटेक्टेड रहते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जो है वो तुम्हें देखने को मिलेंगी वहां पे। चलो देखो, फ्रॉम द अमंग 5 एनिमल्स लिस्टेड बिलो मैच द 2 एट्रीब्यूट्स एमनियोटिक एग, जो बेसिकली जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो तुम्हारे देखने को मिलेंगी यहाँ पे। एंडोथर्मी बेसिकली क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, बेसिकली जो होम्योस्टेसिस जो शो करते हैं, जो अपने जो टेम्परेचर उसको रेगुलेट करते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए। तो ह्यूमंस में क्या होता है, जैसे सर्दियाँ आती है तो तुम शिवर करने लग जाते हो, गर्मी आती है तो स्वेटिंग करने लग जाते हो। तो दिस इज अ काइंड ऑफ होम्योस्टेसिस या फिर एंडोथर्मिक वाला नेचर जो है तुम्हें देखने को मिलता है। अब तुम्हें करेक्ट एनिमल्स बताने थे कि कौन सा एनिमल्स को बिलोंग करता है। तो जब हम एंडोथर्मी की बात करते हैं तो जो हायर ऑर्गेनिज्म है, जो हायर तुम्हारे वर्टिब्रेट्स है, उनमें एंडोथर्मी देखने को मिलता है। तो जैसे तुम्हारे बर्ड्स हो गए, ठीक है, बर्ड्स हो गए और तुम्हारे मेमल्स हो गए, वहां पे तुम्हारा एंडोथर्मी जो है देखने को मिलेगा। आई थिंक मेमल्स का तो सबको पता होगा और बर्ड्स का भी पता होना चाहिए कि वो भी तुम्हारे एंडोथर्मिक नेचर को शो करती हैं। तो बेटा फिशेस तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फिशेस जो होती हैं बहुत लोअर वर्टिब्रेट्स है एज कम्पेयर टू द मैमल्स और द बर्ड्स। तो वहाँ पे ये एंडोथर्मी वाला देखने को नहीं मिलेगा। फ्रॉग में भी पॉसिबल नहीं होता है। रेप्टाइल्स का जो क्रोकोडाइल वाला पार्ट है वहाँ पे भी एंडोथर्मी देखने को नहीं मिलता है। तो पिजन हो गया। लेकिन अभी जो है, अभी अगर मैं अभी रिसेंट स्टडीज की बात करती हूँ तो कुछ क्रोकोडाइल्स हैं जो एंडोथर्मी शो करते हैं, लेकिन जो अगर मैं बात करती हूँ ऑन एन एवरेज इतना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं इसको इस कैटेगरी में नहीं ले रहे हैं अभी। ज़ेब्रा जो हो गया वो मैमल हो गया, तो ये दोनों जो है एंडोथर्मी को शो करेंगे। तो जो एंडोथर्मी को शो करने वाले हैं वो बेटा हो गए 4 और 5th। अगर 4 और 5th एंडोथर्मी को शो करने वाले हैं तो 3 वाला तो कंडीशन यहाँ पे गलत हो जाएगी, तो ये दोनों तो ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। अब बचे ये वाले 2 ऑप्शन। अगर हमें अब एमनियोटिक एग की बात करती हूँ तो एमनियोटिक मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो जो तुम्हारे रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं और तुम्हारे मैमल्स होते हैं, तो इन तीनों में देखने को मिलता है। तो जो क्रोकोडाइल है बेटा वो किससे बिलोंग करता है, रेप्टाइल से बिलोंग करता है, जिसमें 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है। तो इसमें भी एमनियोटिक वाली कंडीशन देखने को मिलेगी और फिशेस फ्रॉग में देखने को नहीं मिलती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जो आंसर 2 वाला था, फ्रॉग वाला था, ये तो पूरा गलत हो जाएगा। तो जो आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर, क्योंकि जो एमनियोटिक एग है वो तुम्हारे क्रोकोडाइल्स में देखने को मिल रहे हैं और बर्ड्स में देखने को मिल रहे हैं और तुम्हारे मेमल्स में देखने को मिल रहे हैं। तो आंसर विल बी और बी। तो एग्जाम्पल ऑफ एमनियोन्स आर द रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये चीज याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं समझाती हूँ आगे आप लोगों को। तो बेटा अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे ये वाले चैप्टर्स की, जो यूनिट 9 वाला जो चैप्टर है, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो जिन बच्चों को भी आगे वाले सीएसआई के लिए ये जो यूनिट है अगर ऑप्ट करना है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो यूनिट है आदि मैंने शायद यूट्यूब पे भी करा दी है तुम्हारी। तो जिन बच्चों ने वो क्लासेस देखी है वो देख सकते हैं, नहीं तो जब हमारा नेक्स्ट बैच वाली कंडीशन स्टार्ट होगी यूट्यूब पे तो मैं आपको ये पूरे के पूरे जो टॉपिक हैं फिर से यहाँ पे कराने वाली हूँ। तो जो भी नए बच्चे आएंगे उनको आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो पुराने बच्चे होंगे उनको रिवीजन वहाँ पे हो जाएगा। तो अगर किसी भी बच्चे को अगर यूनिट 9 ऑप्ट नहीं करा है तो वो ऑप्ट कर लेना, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और काफी इजी क्वेश्चन आते हैं। और 2020 में भी तुम्हारा एक लार्वे पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो काफी इजी क्वेश्चन था। तो अगर तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो यहाँ पे इसमें बोला है चूज अ मिसमैच। मिसमैच तुम्हें बताना था, ये फीचर हो गया, ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया है। बायलिटरल सिमेट्रिकल, तो अगर मैं बायलिटरल सिमेट्रिकल की बात करती हूँ, बायलिटरल सिमेट्री की बात करती हूँ, तो एक इवॉल्व टर्म है ये, जिसका मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर तुम एक प्लेन से काटोगे, जैसे कि माना मेरा ये ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, तो अगर तुम इस वाले प्लेन से काटोगे तो वो इक्वली राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर तुम इधर से काटोगे तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। तो जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक प्लेन से काटते हैं और वो इक्वली डिवाइड हो जाता है, वी कॉल इट बायलिटरल सिमेट्रिकल। तो जो भी तुम्हारे एनिलीड्स हो गए, ऑर्थोपोड्स हो गए, मोलस्क हो गए, इकालोडर्मेटा हो गया, उसका एक एक्सेप्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने भी तुम्हारे वर्टिब्रेट्स सारे के सारे तुम्हारे बायलिटरल सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर जो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, वो गलत नहीं होगा। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक
सो बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, जब तुम्हारी एक्टोडर्म भी प्रेजेंट होती है, एंडोडर्म भी प्रेजेंट होती है, मेसोडर्म भी प्रेजेंट होती है, तीनों की तीनों लेयर जब देखने को मिलती है उसे बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर का। और ये जो देखने को मिलता है तुम्हारे जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, तो बेसिकली अगर मैं टीनोफोर्स की बात करती हूँ या फिर सीलेंट्रेट्स की बात करती हूँ, वो डिप्लोब्लास्टिक नेचर के थे बेटा। दो लेयर्स प्रेजेंट थी, एक्टो और एंडोडर्म प्रेजेंट थी, वहाँ पे मेसोडर्म देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जब हम फ्लैटवर्म्स की बात करते हैं, विच वी आल्सो कॉल्ड प्लेटीहेलमिन्थेस, तो वहाँ पे तुम्हारे फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर का ये होता है, जिसमें तुम्हारी पहली बार तीनों जर्म लेयर देखने को मिलती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्री लिविंग फ्लैटवर्म, तो जो तुम्हारे तुम्हारे जो फ्लैटवर्म्स होते हैं बेटा, इसमें पैरासिटिक फॉर्म भी आती है, ठीक है, पैरासिटिक फॉर्म भी आती है और फ्री लिविंग फॉर्म्स भी आती है, ठीक है। और जो फ्री लिविंग फॉर्म्स होते हैं उसका एग्जांपल होता है प्लेनेरिया, फिर ड्यूगेसिया, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, रेडियली सिमेट्रिकल इकानोडर्म। जब हम इकानोडर्म्स की बात करते हैं, ये तुम्हारी नेक्स्ट जो संडे है वहां पे ये क्लास रिलीज होने वाली है। इकानोडर्म्स की जब बात करते हैं, एक आता है लावा फॉर्म, बेसिकली जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब वहां पे लावा की फॉर्म जो है देखने को मिलती है, लावा और एडल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो जो लावा वाली फॉर्म होती है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, वो होता है बायलेटरल सिमेट्रिकल, तो वो बिल्कुल बहुत ज्यादा एडवांस फॉर्म में होता है, बायलेटरल सिमेट्री होगी इसमें। लेकिन जब हम एडल्ट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मेटामॉर्फोसिस के बाद में जो एडल्ट बनता है, वो रेट्रोग्रेसिव नेचर में चला जाता है, वो इतना इवॉल्व फॉर्म में नहीं आता है, वो पीछे चला जाता है, एंड इट विल बी हैविंग अ रेडियली सिमेट्रिकल नेचर, ठीक है। सो रेडियल सिमेट्रिकल हो जाता है वो, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेडियल सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि जब तुम ऑर्गेनिज्म को लेते हो, तो वो किसी भी प्लेन से अगर तुम डिवाइड करोगे, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये होता है रेडियल सिमेट्रिकल नेचर। तो ये जो लावा ऑफ इकानोडर्मेटा होता है बेटा, वो होता है बायलेटरल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल जो होता है एडल्ट होता है। तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि तुमसे मिसमैच पूछा गया था, तो आंसर भी तुम्हारा डी वाला हो जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं समझाती हूँ। देखो, अगर मैं आरएफएलपी की बात करती हूँ, तुम्हारे आरएपीडी की बात करती हूँ, ठीक है, एफएलपी की बात करती हूँ, एसएसआर की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार इनके क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है को डोमिनेंट कौन सा है, डोमिनेंट कौन सा है, पीसीआर बेस्ड कौन सी टेक्निक है, और एलिलिक वेरिएशंस कहाँ पे यूज हो सकते हैं, तो ये काफी बार क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान में रखना है क्वेश्चन को, ट्राई करो, उसके बाद मैं समझाती हूँ। A student wrote following statement regarding the comparison of the restriction fragment length polymorphism, which we call RFLP, random amplified a polymorphic DNA RAPD, amplified fragment length polymorphism AFLP, and the simple sequences repeats SSRs technique used for generating a molecular markers in the plants. Now, which one of the following combinations of the above statement are correct one? तो तुम्हें बताना था कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट यहाँ पे है। तो ऑल दीज टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर द फिंगरप्रिंटिंग। सो मैं अगर बात करती हूँ तुम्हारी सारी टेक्निक्स की, तो ये फिंगरप्रिंटिंग के लिए ही यूज होना स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में जैसे आरएफएलपी ने ज्यादा अच्छे से नहीं काम किया, तो आरएपीडी बनी, आईएफएलपी बनी, तो ये जो हुआ बेसिकली ये फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज होती है सारी की सारी टेक्निक। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है तुम लोगों को। तो ये वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर ये वाला सही हो जाएगा तो ये वाला ऑप्शन भी गया, क्योंकि यहाँ पे ये वाली चीज नहीं है, और ये वाला ऑप्शन भी यहाँ से चला गया। अब मुझे एस के बेसिस पे मैं पता कर सकती हूँ या फिर क्यू के बेसिस में पता कर सकती हूँ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द टेक्निक्स। तो तुम्हें पता है कि सारी सारी जो टेक्निक है बेटा, वो पीसीआर बेस्ड नहीं होती है। जैसे तुम्हारा आरएफएलपी हो गया, वो तुम्हारा पीसीआर बेस्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है याद में रखना कौन सा पीसीआर बेस्ड होता है, कौन सा नहीं होता है। तो आरएपीडी जो होता है पीसीआर बेस्ड होता है, ठीक है, ये वाला तो पीसीआर बेस्ड होता है। तो ये जो होती है सारी सारी टेक्निक पीसीआर बेस्ड नहीं होती है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर ये गलत हो जाएगा तो ये वाला ऑप्शन गया, क्योंकि तुमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। अगर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो आंसर विल बी योर ए, ठीक है। यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप इज रिक्वायर्ड फॉर इन आरएफएलपी एंड आरएपीडी ओनली। नहीं बेटा, ये ट्रू नहीं है कि रेडियो आइसोटोप्स जो रिक्वायर होंगे सिर्फ आरएफएलपी या फिर आरएपीडी में होंगे, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा।
Now detection of the allelic variations can be achieved only by RFLP and SSR, तो ये याद में रखना है। तो जब हम RFLP की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एलेलिक वेरिएशंस होते हैं, तो तुम्हारा जीन्स होता है उसमें दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं विच वी कॉल्ड अलील, और एक पर्टिकुलर स्पीशीज टू स्पीशीज एक एलेलिक वेरिएशन जो आता है, अगर मुझे उसको डिटेक्ट करना है तो मैं या फिर सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स के थ्रू पता कर सकती हूँ या फिर RFLP के थ्रू पता कर सकती हूँ यहाँ पे कितना एलेलिक वेरिएशन जो है देखने को मिला है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही होगा, तो आंसर जो हो जाएगा पी एंड क्यू विल बी योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करूँ, उसके बाद फिर मैं समझाती हूँ। तो ये जो लेक रिप्रेसर वाला टॉपिक है ये मैं करा चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी एक बार वो क्लासेस देख लेना, नहीं तो जब तुम्हारा नया बैच स्टार्ट होगा वहाँ पे तुम्हारे सब चीजें फिर से दोबारा से करवाई जाएंगी। तो देखो, a leg repressor inhibit the expression of the genes in the leg operon, whereas purine synthesis is repressed by the eye repressor. The two proteins have 31% identical sequences and have similar three-dimensional structure as well. So the T gene regulatory properties of these protein differ in relation to, तो कहाँ पे ये प्रोटीन जो है डिफर कर सकती हैं। तो बेसिकली अगर कोई भी लेग रिप्रेसर है या फिर कोई भी ऐसा रिप्रेसर है तो ये तुम्हारा डीएनए हो गया, एक पर्टिकुलर जीन फ्रेगमेंट पे वो जाके बाइंड करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे एस वाले की बात कर लो, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा डीएनए बाइंडिंग प्रॉपर्टी की। तो अगर रिप्रेसर है और उसके पास डीएनए बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो कैसे रिप्रेस कर पाएगा ना चीजों को। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन से बाइंड करने की तो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो दोनों के पास में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो डीएनए से बाइंड कर पाए। अब ऐसा तो नहीं होगा कि वो बाइंड नहीं कर पाएगा तब भी रोक देगा, ये तो काम नहीं कर पाएगा, दोनों को बाइंड तो करना पड़ेगा। दोनों के पास में वो प्रॉपर्टी होगी कि वो डीएनए से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से कोई भी सीक्वेंसेस हो वहां पे बाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला पूरी तरह गलत हो जाए, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल भी डिफर नहीं करेगी। अगर ये वाला ऑप्शन गलत तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पे गया तुम्हारा। बाइंडिंग ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल टू द रिप्रेसर, तो ये वाला डिफर कर सकता है कि जैसे माना कि अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे लेग आई रिप्रेसर वाले की, तो यहाँ पे क्या होता है स्मॉल जो मॉलिक्यूल है बेसिकली एलोलैक्टोज जो है इसे बाइंड कर जाता है कि इंड्यूसर की तरह काम करेगा और उस रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएगा, उसको बाद में काम नहीं करने देगा। तो हो सकता है तुम्हारे जो प्यूरिन बायोसिंथेसिस में भी छोटा मॉलिक्यूल जो कोई बाइंड करता हो, लेकिन जरूरी नहीं वो एलोलैक्टोज होगा। तो ये वाला तुम्हारा डिफर कर सकता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ रिकॉग्निशन साइट ऑन द जीनोम, तो ये प्रॉपर्टी जो है डिफर कर सकती है। जैसे माना जो लेग आई का रिप्रेसर है वो तुम्हारे ए जीन पे बाइंड करता है, जबकि तुम्हारा दूसरा जो प्यूरिन बायोसिंथेसिस वाला है वो बी वाले जीन पे बाइंड करता है। दोनों में डीएनए बाइंडिंग प्रॉपर्टी तो होगी, लेकिन रिकॉग्निशन साइट जो होती है वो अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर साइट पे ही बाइंड करेंगे जीनोम के, तो वो वेरी कर सकती हैं, वो वहाँ पे अलग हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इस चीज में डिफर करेंगे। ओलिगोमेरिक नेचर ऑफ द रिप्रेसर, हो सकता है तुम्हारा जो रिप्रेसर का नेचर है वो अलग अलग हो। जैसे तुम्हारा अगर मैं लेकाई रिप्रेसर की बात करती हूँ तो वो टेट्रामेरिक नेचर का होता है बेटा, उसमें 4 यूनिट्स होती है, एलोलैक्टोज बाइंडिंग यूनिट्स होती हैं। तो हो सकता है उन दोनों का जो ओलिगोमेरिक नेचर है वो अलग अलग हो, तो ये बिल्कुल सही होगा तुम्हारा। तो जो आंसर हो जाएगा पी क्यू आर विल बी राइट आंसर। जो एस वाला था वो बिल्कुल भी तुम्हारा डिफर नहीं करेगा, बिल्कुल सही होगा, तो ये आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं समझाती हूँ। और ये जो है तुम्हारा बी जो है पी एंड आर है, और जो तुम्हारा डी वाला ऑप्शन है वो है बेटा पी क्यू एंड एस। ये 4 ऑप्शन है, ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं समझाती हूँ। और जब मैं बाइल सॉल्ट्स के ये एब्जॉर्प्शन की बात करती हूँ तो तुम्हारी मंडे को मतलब आज ही तुम्हारी क्लास होने वाली है, और आई थिंक इस वाली क्लास में तुम्हारा एब्जॉर्प्शन ही मैं कराने वाली हूँ, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। पीएच की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो बहुत बार डाइजेशन में पूछा जाता है। अगर ऐसे इजी टॉपिक भी करके जाओगे तो तुम्हारे काफी बार क्वेश्चन फंस जाते हैं और तुम्हारे वहां से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, चूज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें ज्यादा। तो यहाँ पे देखा है फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ द बाइल सॉल्ट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। जब हम बाइल सॉल्ट के रोल्स की बात करते हैं कि उनमें क्या रोल होता है बाइल सॉल्ट्स का, तो बेसिकली बाइल सॉल्ट कहाँ से रिलीज होते हैं एक बार देख लेते हैं। देखो बाइल सॉल्ट का रोल जो होता है वो लिपिड से रिलेटेड होता है, सारा जो काम करेगा लिपिड का काम करेगा, उसको डाइजेशन कराना है, उसका एक छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या कराते हैं, वो इमल्सिफिकेशन कराता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि बड़ा जो लिपिड होता है बेटा उसको ऐसा उसके साथ बाइंड कर जाएंगे और छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ दिया जाएगा। छोटे छोटे यूनिट्स में क्यों तोड़ा जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है उनका जो सरफेस एरिया होता है
और जो वॉल्यूम अपन सरफेस एरिया होता है काफी इंक्रीज हो जाता है। तो जो एंजाइम है नॉर्मली इतना प्रॉपर्ली इस पे काम नहीं कर पाएगी जितना प्रॉपर्ली इस पे काम कर पाएगी। तो इसलिए छोटी छोटी यूनिट्स में तोड़ दिया जाता है और इनका पहले कराया जाता है डाइजेशन। और डाइजेशन कराने के बाद में इनको क्या किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। इनको मिसल लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म कर दिया जाएगा, उसके बाद काइलोमाइक्रोन फॉर्म में आ जाएंगे और तुम्हारा जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वहां पे इनका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो होगा तुम्हारा, अगर मैं काइलोमाइक्रोन्स की बात करती हूँ, तो बायोसॉर्ट जो होता है उनका काम क्या होता है, लिपिड का डाइजेशन कराना है, उनका इमल्सिफिकेशन कराना है, उनका एब्जॉर्प्शन कराना है। तो अगर पी देखोगे इसमें क्या दे रखा है तुम्हारा, दे एड इन द डाइजेशन ऑफ द लिपिड, तो ये बिल्कुल सही है। तो लिपिड्स का डाइजेशन होगा वो बायोसॉर्ट्स कराएंगे कराएंगे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दे फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द शुगर, शुगर का कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं कराएंगे। वो शुगर में बहुत सारी जो चीजें हैं वहाँ पे पैसिव एब्जॉर्प्शन भी होता है, वहाँ पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी होता है, कुछ ट्रांसपोर्टर्स यूज होते हैं। तो शुगर का अलग फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन होगा, तो ये वाला नहीं होगा। दे फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स, तो लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन कराएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये दोनों सही हो गए तो ये वाला ऑप्शन भी गया बेटा, ये वाला ऑप्शन भी गया, ये वाला ऑप्शन भी गया, तो आंसर जो हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। दे प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल डाइजेशन, नहीं बेटा ये कोलेस्ट्रॉल डाइजेशन का कोई भी इनका वो नहीं होता है, ये लिपिड का डाइजेशन कराते हैं, स्टेरॉइड्स का नहीं कराएंगे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा पी एन आर विल बी राइट आंसर। तो बेसिकली क्या होता है, ये तुम्हारा लिवर रीजन हो गया है ना, ये तुम्हारा लिवर हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक बाइल होता है। बाइल क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा जो बाइल सॉल्ट्स है बेटा, वो जो भी बाइल जो होता है तुम्हारा लिवर में फॉर्म होगा और तुम्हारा स्टोर किसमें हो जाएगा, बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। अभी गॉल ब्लैडर में जैसे स्टोर हो जाता है, जब तुम खाना खाते हो, फैट्स तुम्हारे पे आती है, तो हार्मोन का जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है, हार्मोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। हार्मोन का जैसे सीक्रेशन स्टार्ट होगा, एक सिग्नल आता है इसके पास में कि अपना जो तुमने बाइल बनाया हुआ है उसको प्लीज रिलीज कर दो। तो इसको रिलीज किया जाता है कहाँ पे, तुम्हारे ड्यूडेनम वाले पार्ट में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है ड्यूडेनम, वहां पे रिलीज किया जाता है। और रिलीज करने के बाद में जो तुम्हारे लिपिड्स आए हैं बेटा, उनका क्या कर जाएगा, ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, जो बाइल होता है वो क्या कराएगा, इसका डाइजेशन कराएगा, इसका इमल्सिफिकेशन कराएगा, और उसके बाद में उसको जो एब्जॉर्प्शन है वहां पे पॉसिबल हो पाएगा। तो अगर तुम्हें एब्जॉर्प्शन कराना है बाइल का, सॉरी लिपिड्स का, तो बाइल और बाइल सॉल्ट्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ये तुम्हारे लिवर में फॉर्मेशन होता है, लेकिन गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो आंसर जो हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। चलो ये वाला ट्राई करो, उसके बाद मैं समझाती हूँ उसको फिर। और ये जो फ्रेप टेक्निक है बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां से काफी बार क्वेश्चन आते हैं। और ये फ्रेप टेक्निक को इतना मॉडिफाई करके क्वेश्चन डाला जाता है, इसका ग्राफ तुम्हें आना चाहिए, ठीक है, इसकी सारी चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि काफी बार जो क्वेश्चन होते हैं बेटा यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर तुम्हें इसका बेसिक क्लियर होगा ना, तो मैं इसके जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से टैकल कर पाओगे और प्रॉपरली इनके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इनके क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी होता है और तुम्हें ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो देखते हैं क्या है ये। द फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग विच वी कॉल्ड फ्रैप टेक्निक, ठीक है, इसका नाम ही क्या होता है पहले मैं बता देती हूँ। आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, पहले मतलब क्या किया जाता है, सेल्स को फोटो ब्लीच किया जाता है। जो नॉर्मली कलरफुल सेल्स होती हैं, ये कलरफुल सेल्स हो गई, इनको क्या कर दिया जाता है, कुछ को ब्लीच कर दिया जाता है, मतलब उनसे कलर रिमूव कर दिया जाता है। अब देखा जाता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये मूवमेंट करती है, ये इधर मूव करेगी, इधर मूव करेगी, इसकी जगह कोई दूसरी सेल्स आ जाएंगी यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होता है उसका मूवमेंट देखा जाता है, और जो मूवमेंट होता है वो होता है लेटरल डिफ्यूजन। मतलब पड़ोस वाली सेल के साथ में इंटरेक्शन होगा और अपना जो आपस की जगहों को एक्सचेंज कर लेते हैं वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिकवरी के बाद में देखा जाता है कि तुम्हारे जो सेल्स होते हैं फिर से ऐसे ही दिखने लग जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे लेटरल जो डिफ्यूजन है वो देखने को मिलता है। तो ये जो तुम्हारे प्रॉपरली इस फोटो फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग के थ्रू पता किया जाता है। इज टिपिकली यूज टू मेजर द रोटेशनल मोशन ऑफ द मेमरी लिपिड्स एंड प्रोटीन, नहीं बेटा रोटेशनल मोशन के लिए नहीं होता है, दिस इज बेसिकली फॉर द लेटरल डिफ्यूजन। रोटेशनल मोशन के लिए नहीं होगा। अगर कभी भी कंफ्यूज करने के सॉरी कंफ्यूज तुम्हें करने के लिए आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, रोटेशनल मोशन के लिए नहीं होगा, दिस इज फॉर द लेटरल डिफ्यूजन। Now, it is typically used to measure the lateral diffusion of the membrane lipids and protein. तो यार दिस इज वेरी ट्रू। तो तुम्हारा जो लेटरल डिफ्यूजन होता है सेल्स के बीच में, जो इंटरेक्शन होता है नेबर सेल्स के साथ में, मूवमेंट जो पॉसिबल होता है वो इतना ही हो पाएगा। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्वॉल्व फ्लोरोसेंट लेबलिंग ऑफ सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स,
अब देखो ये फ्लोरोसेंस यहाँ पे दे रखा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स होता है पहले उनकी फ्लोरोसेंट लेबलिंग की जाती है, प्रॉपर्ली इनको कलर प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर्ली कलर प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद ब्लीचिंग करी जाएगी, उसके बाद रिकवरी देखी जाएगी। तो फ्लोरोसेंट लेबलिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड हियर, और तुम्हारे नाम में भी दे रखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। Has demonstrated that lipid diffuses freely over the short distances but generally not over the long distances in the fibroblastic membrane. तो बेसिकली अगर मैं डिफ्यूजन की बात करती हूँ तो देखो ये तुम्हारा लिपिड्स मॉलिक्यूल्स हो गए जैसे ये, अब इनका जो मूवमेंट होगा ये यहाँ पे मूव कर सकता है, ये वाला यहाँ मूव कर सकता है, और ये वाला यहाँ मूव कर सकता है, तो एक आपस में एक छोटी डिस्टेंसेस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए इनका मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए होगा कि बोलेगा नहीं तो मैं लंदन घूम के आऊंगा, लंदन नहीं घूमने देना है इसको, इसको क्या करना है अपने पड़ोस में ही घुमाना है, कहीं और घुमाने नहीं देना है। तो ये जो होता है लेटरल डिफ्यूजन होता है, और फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग में हम एक छोटी छोटी डिस्टेंसेस का ही पता कर सकते हैं, उनका मूवमेंट पता कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो पाता है, लिपिड इतना डिफ्यूज नहीं करता है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई मीन सही हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि इसमें बोला गया है, सही बोला गया है कि शॉर्ट डिस्टेंसेस में इनका डिफ्यूज जो होता है फ्रीली हो पाता है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो पी एंड क्यू विल बी योर रॉन्ग, क्योंकि पी तो बिल्कुल गलत हो गया था, तो यहाँ पे पी था, तो तुम्हारा क्यू भी सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर, क्योंकि एक लिटिल डिफ्यूजन देखने को मिलेगा, फ्लोरोसेंस लेबलिंग होती है, और तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि फ्रीली शॉर्ट डिस्टेंस में वो मूव कर पाए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है और तुम्हारा टाइम भी थोड़ा कम ही बचा है। Given below are the larval stages and phylum to which they belong. Select the incorrect combination. जब हम incorrect combination की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा इससे पेरेन्काइमुला हो गया बेटा, एम्फीब्लास्टुला लार्वा हो गया, ये दोनों के दोनों पॉरीफेरेंस के लार्वे होते हैं। जो पॉरीफेरेंस होते हैं, जो स्पॉन्जेस होते हैं, उनमें एक पेरेन्काइमुला लार्वा होता है और एम्फीब्लास्टुला लार्वा आता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बिपिनेरिया ऑरिकुलेरिया लार्वा, जो ऑरिकुलेरिया जो होता है तुम्हारा सी कुकुम्बर का होता है और स्टारफिश का होता है, और दोनों के दोनों तुम्हारे इकानोडर्मेटा को बिलोंग करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लेनुलर लावा जो होता है बेसिकली ओबेलिया का होता है तुम्हारा। ई फाइनल जो लावा जो होता है जेलीफिश, जिसे हम ऑरेलिया भी बोलते हैं, तो ये दोनों के दोनों नेडेरियंस को बिलोंग करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। टोनेरिया एक्सोलूटल लावा जो होता है सेलेमेंड्रिस का होता है, वो हेमिकॉन्ड्रेट्स में नहीं आता है, तो ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा। तो जो आंसर हो जाएगा थर्ड विल बी राइट आंसर, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा गया था, करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं पूछा गया था। तो अगर मैं फ्री क्लासेस की बात करती हूँ बेटा, तो तुम्हारे जो यूट्यूब होता है, यूट्यूब है, तो सुबह 10:30 पे यहाँ पे तुम्हारी प्रीवियस क्वेश्चन क्लास कराई जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं साथ में मिलके कराए जाते हैं। ये जो क्लास होती है आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ शाम को एक 4 बजे क्लास होती है जहाँ पे मैं आपको रेगुलर टॉपिक कराती हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी CSI यूजी रिलेटेड पूछे जाते हैं वो कंप्लीट कराती हूँ, और इसके साथ साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं इसके साथ वो भी कंप्लीट कराए जाते हैं। अन अकेडमी ऐप पे अगर आपको और भी फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है, जो आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं बेटा, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो स्पेशल क्लासेस होती हैं ये तुम्हारी अब एक कोड अप्लाई करना होगा, जिसके बाद आप इस पर्टिकुलर स्पेशल क्लासेस को ओपन कर पाओगे। तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर लेना, KUM 10, कुमकुम 10 कैपिटल लेटर में, ठीक है, कैप्स लॉक ऑन करके करना। तो उसके बाद आपको वो जो क्लासेस है वो फ्री क्लासेस जो है वो देखने को मिल जाएंगी। तो आपको और भी अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है, नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर लेना, तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए आप कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी है तो बेटा आप प्लस क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो क्लासेस होती हैं आपकी बिल्कुल पेड क्लासेस होंगी, आपको यहाँ पे रेगुलरली पढ़ाया जाएगा, आपका जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट कराया जाता है, नोट्स भी आपको PDF फॉर्मेट पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, आपकी जो प्रैक्टिस है मॉक टेस्ट के थ्रू कराई जाती है, कोई सेशन होता रहता है, टेस्ट सीरीज चलती रहती है, आपके डाउट सेशंस होते हैं, तो आपका प्रॉपर जो डाउट है यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो आप यहाँ पे 15 प्लस लाइव क्लासेस डेली होती है बेटा, डेली इतनी क्लासेस होती है, प्लस अगर आपसे कुछ छूट भी जाता है तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। 3 दिसंबर से मेरा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद मैं आपको जो भी नेक्स्ट बैच है, जो भी नेक्स्ट वाले CSI के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उसका फर्स्ट यूनिट जो है पहले मैं कवर कराऊंगी, और फर्स्ट से लेके 11th यूनिट तक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है,
फिर आपको चूज़ करना है कि आपको 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स का लेना है या फिर 24 मंथ्स का लेना है। तो जो भी बच्चे आगे वाले सीएसआई के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो 6, 12, 24 मंथ्स वाला जो तुम्हारा प्लान है वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक रेफरल कोड यूज़ करने को मिलता है, वो जो है कुमकुम 10, KUM 10, और जैसे आप अप्लाई करोगे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा और अबाउट 10,395 रुपीज़ आपको पे करना होगा। फिर आपको पेमेंट करना होता है तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, वॉलेट, नेट बैंकिंग, आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको ये जो अमाउंट है बेटा वो इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो अगर आपको ये पे करना है तो आप ये पे कर सकते हैं। तो अनअकैडमी पे अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं टू गेट 10% ऑफ। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी सीएसआई और यूजीसी नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो कुमकुम 10 कोड अप्लाई करके आप प्लस क्लासेस को भी सॉरी स्पेशल क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो बिल्कुल आपकी फ्री वाली क्लासेस होती हैं। तो आप भाई कोई भी बच्चा अगर यूट्यूब पे नया आया है तो सब्सक्राइब कर सकता है, लाइक कर सकता है, शेयर कर सकता है इस वीडियो को। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।